ओके। वेलकम आप सभी का। और असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी की जो हमारी सीरीज है उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मिनरल एब्जॉर्प्शन। और इसमें अपन स्पेशली काउंट करेंगे माइकोराइजा का रोल। तो माइकोराइजा अपने आप में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और एक यूनिक टॉपिक होता है। तो ऑलमोस्ट सभी कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप आराम से कवर कर लें और सारे इश्यूज आपके माइंड में क्लियर हो जाएं। इसके साथ आज की इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से सारे पिन पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि माइकोराइजा क्या चीज़ है। तो माइकोराइजा अकेले फंगस का नाम नहीं है, माइकोराइजा एक एसोसिएशन का नाम होता है। एसोसिएशन है और एसोसिएशन के अंदर एक रूट्स का मैटर है और दूसरा फंगस का मैटर है। तो रूट्स के साथ में फंगस का जो एसोसिएशन है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। और रूट्स किन किन की हो सकते हैं ना, कौन से प्लांट्स की रूट्स हो सकती हैं जिनमें आपको माइकोराइजा ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर हम उनकी बात करें तो ये हमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। और टेरिडोफाइट्स के अंदर ये कॉमन नहीं है ना, लेस कॉमन है, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेस कॉमन है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर तो मोस्टली हमें जड़ों के साथ में माइकोराइजा फॉर्मेशन मिलती है। और एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी ऑलमोस्ट अप टू 70% जो प्लांट्स हैं उनमें माइकोराइजा देखने को मिलती है। तो माइकोराइजा जो एसोसिएशन है वो एक बहुत ही कॉमन सा मैटर है, बहुत कॉमन फिनोमेना है कि हम टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट्स के अंदर माइकोराइजा जो एसोसिएशन है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में बात आती है कि अगर कोई दो ऑर्गेनिज्म रूट्स हैं तो वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियो के, तो वो अलग ऑर्गेनिज्म है, फंगस है वो अलग ऑर्गेनिज्म है। अगर दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं तो हम इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो ये एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। और क्योंकि यहाँ पे साथ रहने से फंगस को भी फायदा होता है और प्लांट्स है उसको भी फायदा होता है, अगर दोनों को फायदा होता है तो हम इसको म्यूचुअलिज्म में काउंट करते हैं। तो माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल भी है और ब्रॉड लेवल पे कहें तो ये एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है जहाँ पे दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। तो एक पॉजिटिव इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है। इकोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे तो पॉजिटिव स्पीसीज इंटरेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं और दोनों को साथ रहने से फायदा होता है। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव टाइप ऑफ स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक है। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि कारण क्या होता है, माइकोराइजा क्यों बनते हैं, वाई। तो माइकोराइजा बनने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है कि हमारे जो कुछ मिनरल्स हैं वो इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल होने का मतलब ये है कि वो फ्रीली सॉइल सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वो बहुत ही जल्दी लिमिटेड हो जाते हैं, अर्ली लिमिटेड, यानी कि उनकी मात्रा जल्दी ही कम हो जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस की अगर हम इकोलॉजी के हिसाब से बात करके आएंगे तो फॉस्फोरस है वो एक सेडिमेंट्री साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। सेडिमेंट्री साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल हम ऐसे जियोलॉजिकल साइकिल को बोलते हैं
जहाँ पे जो मिनरल है वो कभी भी गैसियस फॉर्म में नहीं जाते हैं। जैसे सल्फर को आप गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन फॉस्फोरस का गैसियस फॉर्म नहीं होता, नो गैसियस फॉर्म, नो गैसियस स्टेज। एंड अगर हम फॉस्फोरस के सोर्स की बात करते हैं कि सॉइल के अंदर फॉस्फोरस कहाँ से आता है, तो फॉस्फोरस का जो सोर्स होता है वो होता है रॉक्स, दैट इज रॉक्स। और रॉक्स के अंदर फॉस्फेट है वो रॉक फॉस्फेट कहलाता है। तो फॉस्फेट का सबसे बड़ा जो स्टोरेज होता है वो रॉक फॉस्फेट होता है। और चट्टानों के टूटने से फॉस्फेट है वो रिलीज होता है, उसको अपन बोलते हैं विदरिंग। तो विदरिंग से फॉस्फेट सॉइल में रिलीज होता है, रिलीज इन सॉइल, राइट। तो जैसे बाकी मिनरल सॉइल में होते हैं वैसे ही फॉस्फेट भी सॉइल में होता है, लेकिन फॉस्फेट का प्रॉब्लम ये है कि वो विदरिंग से रॉक से धीरे धीरे निकलता है। और प्लांट्स को बाकी न्यूट्रिएंट की तरह ही फॉस्फोरस भी बहुत सारा चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉस्फोरस है वो मेनली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका मेन कंपोनेंट होता है, चाहे आरएनए हो डीएनए हो सभी में फॉस्फेट होता है, एटीपी है इन सब में फॉस्फेट होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकली, इसका जो रोल है वो बहुत यूनिक है। एनर्जी स्टोरेज के रूप में या एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में भी एटीपी को अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यूनिक प्रॉपर्टी है फॉस्फेट की, जो कि इसके केमिकल नेचर की वजह से होते हैं। तो फॉस्फेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और अगर सॉइल में कोई न्यूट्रिएंट कम हो और न्यूट्रिएंट की इम्पोर्टेंस अगर ज़्यादा हो तो सभी प्लांट्स उसके लिए compete करते हैं। तो ऑल प्लांट स्पीसीज compete compete फॉर सॉइल फॉस्फेट। तो सॉइल में जो फॉस्फेट है उसको सभी प्लांट्स उठाना चाहते हैं, इसलिए सॉइल में फॉस्फेट एक तो होता भी कम है, और फिर अगर सभी कंपटीशन करेंगे तो उसकी मात्रा बहुत ही जल्दी कम भी हो जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग सॉइल फॉस्फेट को लेकर के पुअर होते हैं, मेनली जो सॉइल्स हैं दे आर पुअर फॉर फॉस्फेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि विदरिंग ही बहुत कम होती है। विदरिंग के बाद में वो जो भी फॉस्फेट होता है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर सॉइल के अंदर उसकी मात्रा भी बहुत कम बचती है। तो सॉइल फॉस्फेट को लेकर के डेफिशिएंट होती है। और इसमें भी अगर हम देखेंगे तो जो फॉरेस्ट सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट होती है। फॉरेस्ट सॉइल उसमें अपन को हाईएस्ट डेफिशिएंसी मिलेगी, highest deficiency of phosphate in soil। तो अपने पास बहुत बड़ा एग्जांपल आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर काफी बड़े ट्री हैं। ऐसे ही अपने पास एग्जांपल आएगा कॉनिफर फॉरेस्ट, जहाँ पे पेड़ों की लंबाई बहुत ज्यादा है, कॉनिफर फॉरेस्ट, या अपन उसको टैगा बायोम भी बोलते हैं, है ना, बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो जहाँ पे ट्री बहुत बड़े होते हैं ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्री काफी बड़े हैं। कॉनिफर ट्रीज हैं, दुनिया के सबसे लंबे जो ट्री हैं वो कॉनिफर फॉरेस्ट के होते हैं। तो जहाँ पे काफी बड़े ट्री हैं, बहुत बड़े आकार के जो ट्री होते हैं, ऐसी सॉइल के अंदर फॉस्फेट की मात्रा सबसे कम होती है ना, कि पुअरेस्ट सॉइल होती है यहाँ की, पुअरेस्ट सॉइल फॉस्फेट। तो जहाँ घने जंगल हैं, है ना, डेंस फॉरेस्ट, जो भी डेंस फॉरेस्ट है वहाँ ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, डेंस फॉरेस्ट। तो सॉइल पुअरेस्ट होती है फॉर फॉस्फेट।
तो जितने बड़े ट्री होते हैं सॉइल फॉस्फेट उतना कम होता चला जाता है और सॉइल फॉस्फेट को लेकर के उतनी ही डेफिशिएंट हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जितने बड़े ट्री होंगे, जितना डेंस फॉरेस्ट होगा, उतना ही सॉइल फॉस्फेट, सॉइल के अंदर फॉस्फेट का जो फ्री अमाउंट है वो बहुत कम हो जाता है। और फिर बड़े प्लांट्स को ज़्यादा फॉस्फेट की ज़रूरत होती है ना। बॉडी साइज जितना बड़ा प्लांट होता है उसको उतना ही ज़्यादा फॉस्फेट रिक्वायर्ड होता है। तो एक तो बहुत बड़े ट्रीज होते हैं, ऊपर से सॉइल में फॉस्फेट की कमी होती है। तो फिर यहाँ के जो ट्रीज होते हैं उनको एक अडेप्टेशन उनके अंदर होना चाहिए और वो इस अडेप्टेशन का यूज़ करते हैं। और ये अडेप्टेशन है कि वो अपने रूट्स के साथ में फंगस को रूट्स के साथ में फंगस को वो एज ए सिम्बियोंट लेते हैं। तो जड़ों से प्लांट सॉइल फॉस्फेट को उठा नहीं सकते क्योंकि सॉइल में फॉस्फेट की मात्रा कम होती है। तो फंगस उनकी हेल्प करता है। ये फंगस की वजह से प्लांट को फॉस्फेट है वो अवेलेबल हो पाती है। एक बार के लिए हम देखें तो ऐसा मान सकते हैं कि प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जड़ों के आसपास का जो एरिया है उसको डिप्लीशन जोन बोलते हैं, मिनरल डिप्लीशन जोन। ये जहाँ तक जड़ें जाती हैं वहाँ तक के मिनरल तो पौधे जड़ों से उठा ही लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था ये जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है, इलोंगेशन जोन है, वहाँ से मिनरल्स को उठाया जाता है। तो ये तो मिनरल डिप्लीशन जोन है, मिनरल डिप्लीशन, यानी कि जहाँ से मिनरल को उठा लिया गया है। ये तो हो गया विदाउट माइक्रोराइजा। अगर हम माइक्रोराइजा को और ले लें, फंगस अगर इसके साथ में होता है तो डिप्लीशन जोन है वो बढ़ जाता है। कि फंगस की वजह से प्लांट्स हैं वो थोड़ी और एक्स्ट्रा दूर तक की सॉइल में से फॉस्फेट को उठा पाते हैं, तो डिप्लीशन जोन इंक्रीज हो जाता है। तो मिनरल डिप्लीशन जोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बाय माइक्रोराइजा। तो माइक्रोराइजा के एसोसिएशन से एक फायदा होता है कि जहां तक पौधे की पहुंच होती है वो पहुंच बढ़ जाती है। और इंडिविजुअल प्लांट की जड़ों के आसपास जो एरिया होता है उसको अपन राइजोस्फीयर बोलते हैं ना। जड़ों के आसपास के एरिया को राइजोस्फीयर बोला जाता है। तो राइजोस्फीयर का जो मिनरल डिप्लीशन जोन है उसको ये बढ़ाते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ता है, डिप्लीशन जोन बढ़ता है। तो डिप्लीशन जोन के बढ़ने से मोर अपटेक हो पाता है कि जितनी दूरी तक अप्रोच बढ़ेगी उतने ज़्यादा मिनरल है पौधा उठा सकता है। तो ऐसे भी अपन कह सकते हैं कि पौधे अपनी जड़ों का मिनरल डिप्लीशन जोन है उसको बढ़ाने के लिए माइकोराइजा के रूप में फंगस के साथ दोस्ती करते हैं और उसको एज ए सिम्बियोंट अपनी जड़ों के साथ में एज ए पार्टनर लेते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट था कि सॉइल जब फॉस्फेट एफिशिएंट हो जाती है तो प्लांट्स को मजबूरी के अंदर फॉस्फेट को अच्छे से पिकअप कर लें और उसको दे दे, ऐसे पार्टनर की जरूरत पड़ती है। और फंगस ऐसे रोल जड़ों के साथ में जब प्ले करेगा तो हमारा एसोसिएशन है वो माइकोराइजा कहलाने लग जाता है। तो ये तो मैटर रहा माइकोराइजा का। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो माइकोराइजा के जो टाइप्स हैं हम उन पे जा सकते हैं कि माइकोराइजा है वो मेनली दो प्रकार की होती है, मेनली टू टाइप्स। एक अपन बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा और दूसरे को अपन बोलेंगे एंडोमाइकोराइजा।
जहाँ फंगस केवल बाहर तक होता है वो एक्टो कहलाता है, और जहाँ फंगस अंदर तक जाता है वो एंडोमाइकोराइजा कहलाते हैं। यानी कि एक्टो के अंदर फंगस के जो माइसीलिया होते हैं, माइसीलिया ऑफ फंगस, तो ये मेनली आउट ऑफ रूट होते हैं, मेनली आउट ऑफ रूट। और स्पेशली बात की जाए तो आउटर कॉर्टेक्स तक होते हैं मेनली, बस आउटर कॉर्टेक्स, देन एपिडर्मिस एंड आउट ऑफ एपिडर्मिस। तो ज़्यादा गहराई तक या अंदर तक फंगस नहीं जाता है। लास्टली बस आउटर कॉर्टेक्स तक माइसीलिया हैं वो जा सकते हैं, या एपिडर्मिस तक होते हैं, या एपिडर्मिस से बाहर भी माइसीलिया का एक जाल होता है। और एपिडर्मिस से बाहर जो माइसीलिया का जाल बनता है, नेटवर्क, उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको अपन बोलते हैं हर्टिग नेट। तो हर्टिग नेट माइकोराइजा का शब्द है, और स्पेशली एक्टोमाइकोराइजा का मैटर है कि एक्टो के अंदर फंगस का मेनली जो पार्ट है वो एपिडर्मिस से बाहर एक जाल बनाता है, और उस जाल को अपन हर्टिग नेट बोलते हैं। तो हर्टिग नेट का कनेक्शन एक्टो से है, और एक्टो के अंदर मेनली जो फंगस है वो रूट की सरफेस के ऊपर या सरफेस से बाहर होता है। दूसरी साइड में अगर हम एंडोमाइकोराइजा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो माइसीलिया है वो पेनिट्रेट करते हैं ना, पेनिट्रेट टू डीप कॉर्टेक्स। डीप कॉर्टेक्स का मतलब हो गया इनर कॉर्टेक्स तक। और इनर कॉर्टेक्स तक रीच करने के साथ साथ में एक दूसरी स्ट्रक्चर हमें और देखने को मिलती है कि या तो ये आर्बस्क्यूल्स बनाते हैं या ये वेसिक्यूल्स बनाते हैं। आर्बस्क्यूल्स और वेसिक्यूल्स दो स्पेशल प्रकार की डिजाइन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो फंगस की होती हैं। ये रूट की सेल्स में फंगस जब प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाता है। जैसे कि आर्बस्क्यूल्स की बात करें तो रूट की सेल्स और रूट की सेल्स में जो फंगस का माइसीलियम है वो एंटर करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। ये ब्रांच्ड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाईली ब्रांच्ड फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये कहलाती हैं आर्बस्क्यूल्स। दूसरी साइड में वेसिक्यूल्स भी बन सकती हैं। वेसिक्यूल्स वाले केस के अंदर जो फंगस है वो रूट की सेल्स के अंदर छोटी छोटी वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये फुली हुई संरचनाएं होती हैं, जैसे पैग लाइक स्ट्रक्चर है, सोलन स्ट्रक्चर्स वेसाइकल लाइक दिखाई देते हैं, वेसाइकल लाइक। एंडो के केस के अंदर दो डिजाइन बन सकती है, या तो आर्बस्क्यूल्स बन सकते हैं या वेसिक्यूल्स बन सकते हैं। तो एंडोमाइकोराइजा को हम इसीलिए वैम फंजाई भी बोलते हैं, वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। तो वैम फंजाई इनका नाम इसीलिए होता है, वैम फॉर वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइक्रोराइजा।
वैम फंजाई जो है वो स्पेशली एंडो के एग्जाम्पल है कि वो एंडो माइकोराइजा होते हैं। हार्टिगनेट है वो स्पेसिफिकली एक्टो का एग्जाम्पल हो गया। चाहे आर्बस्क्यूल्स बने या वेसिक्यूल्स बने, दोनों ही केस के अंदर हमें ध्यान देना है कि फंगस के जो माइसीलिया होते हैं ना, फंगस माइसीलियम नेवर, कभी नहीं करता, नेवर पेनेट्रेट पोस्ट सेल मेम्ब्रेन। ये जो सिम्बियोट्स होते हैं वो कभी भी अपने होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं करते हैं। होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी नहीं तोड़ी जाती है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अंदर धका दिया जाता है, अंदर पुश कर दिया जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके चार, जैसे आर्बस्क्यूल्स बनाना चाहें अपन, कि ये अपन ने आर्बस्क्यूल दिखाया कि ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई आर्बस्क्यूल, तो होस्ट की जो मेम्ब्रेन होती है वो इसके बाहर बाहर हो जाती है ऐसे। आर्बस्क्यूल बनेंगे तो वो भी कभी भी होस्ट के मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं करते, मेम्ब्रेन कभी भी नहीं टूटती, बस अंदर इन्वेड हो गया है। जैसे अपन गुब्बारे में हवा कम हो और अपना हाथ उसमें डाल दें तो हमारी फिंगर्स के चारों तरफ भी रबड़ आ जाए, बिल्कुल उसी प्रकार से ये आर्बस्क्यूल्स हैं। तो ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि जो दोस्त होते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो म्यूचुअलिज्म है, बेनिफिशियल है, तो होस्ट यानी कि जिनके साथ में म्यूचुअलिज्म रिलेशन है, रूट सेल्स, उनकी मेम्ब्रेन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, राइट। तो एक्टोमाइकोराइजा हो सकता है, एंडोमाइकोराइजा हो सकता है। हार्टिगनेट का मैटर होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर हार्टिगनेट का मैटर आता है, या आर्बस्क्यूल्स होते हैं, वेसिक्यूल्स होते हैं, इनका मेंशन आता है, ठीक है। इसके बाद में हम फर्दर और पॉइंट्स पे चलते हैं, ओके। तो एक पॉइंट तो ये आता है कि अगर हम इवोल्यूशन वाइज बात करें तो एंडोमाइकोराइजा हैं वो प्रिमिटिव है, एंडोमाइकोराइजा पहले आ गए थे, और एक्टो जो बाहर वाले हैं वो बाद में इवोल्व हुए, लेटर इवोल्व। तो इवोल्यूशन की दृष्टि से एंडोमाइकोराइजा प्रिमिटिव है। हालांकि उनमें आर्बस्क्यूल्स वेसिक्यूल्स ये बन सकते हैं, डिजाइन को देख के लगता है कि एडवांस है, लेकिन ये प्रिमिटिव होते हैं। और ओल्डेस्ट एग्जाम्पल जो है इसका, कि माइकोराइजा का ओल्डेस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो हमें नॉन है कि फॉसिल्स में प्राप्त हुआ है, दिस इज एगेलोफाइटोन। एगेलोफाइटोन प्लांट का नाम है, मेजर। तो एक टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट है, और ये भी फॉसिल है। तो एक फॉसिल टेरिडोफाइट की जड़ों के साथ में फंगस का एसोसिएशन है, ये ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है। और जो राहिनिया होता है, राहिनिया की जो चट्टानें होती हैं उसको अपन राइन साइड्स बोलते हैं, तो इसको प्राप्त किया गया है राइन साइड्स से। तो राइनिया के फॉसिल जिन चट्टानों से मिलते हैं ना, उनको अपन राइन साइड्स बोलते हैं। तो राइन साइड्स में ही, क्योंकि राइनिया भी टेरिडोफाइट है, वैसे ही यहाँ पे अगेलोफाइटोन है, ये भी एक टेरिडोफाइट है। उसकी जड़ों के साथ में जो एसोसिएशन है वो अब तक का सबसे ओल्डेस्ट रिकॉर्ड है, सबसे पुराना रिकॉर्ड है, और वो एंडोमाइकोराइजा है। और एंडोमाइकोराइजा इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिमिटिव होते हैं, राइट। इसके बाद में हम कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को इसमें ऐड कर सकते हैं। वन इज लेसीरिया बाइकोलर। लेसीरिया बाइपोलर एक माइकोराइजा का नाम है, और ये माइकोराइजा जो है, ये जो फंगस है, ये पर्टिकुलर जो इंसेक्ट होते हैं,
जो स्प्रिंग टेल इंसेक्ट्स होते हैं, स्प्रिंग टेल जो कि हेक्सापोड होते हैं, हेक्सापोड इंसेक्ट, इनको कैप्चर करते हैं, कैप्चर एंड किल, और कारण होता है नाइट्रोजन डिमांड के लिए। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट को कैप्चर करते हैं तो नाइट्रोजन डिमांड को पूरी करते हैं। वैसे लेसैरिया बाइपोलर है, ये भी स्प्रिंग टेल जो इंसेक्ट्स हैं उनको यूज करता है और उनको पकड़ता भी है और उनको कैप्चर करने के बाद में किल भी करता है, और उनको डाइजेस्ट करके ना, ये माइक्रोराइजा जो भी होते हैं वो एक्जो डाइजेशन करते हैं, एक्सोसेलुलर डाइजेशन, सेल से बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम वो सीक्रेट किए जाते हैं और डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो फंगस के डाइजेशन का यही तरीका होता है कि फंगस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और उससे पहले उसको फूड को डाइजेस्ट करना होता है। डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सेल से बाहर सीक्रेट करना होता है। ओके, इसके बाद में फर्दर और अपन कुछ पॉइंट्स को इसमें ऐड करते हैं। वन मोर पॉइंट की अगर हम बात करें तो हैवी मेटल्स और जो ट्रेस मेटल्स है, हैवी मेटल्स और ट्रेस मेटल्स, ट्रेस जिनकी मात्रा कम होती है उनको अपन ट्रेस बोलते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स, उनको माइक्रोराइजा एक्यूमुलेट करते हैं। तो जो मेन फंक्शन है कि वो फॉस्फोरस को प्रोवाइड कराते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा हैवी मेटल्स और ट्रेस एलिमेंट्स को भी इकट्ठा कर सकते हैं, मेनली कैडमियम, इसी प्रकार से सिल्वर, चांदी होती है सिल्वर, और क्लोरीन को ये एक्यूमुलेट करते हैं। फॉस्फोरस को सप्लाई करने के अलावा ये हैवी मेटल्स और ट्रेस एलिमेंट्स को भी अपने माइसीलिया के अंदर एक्यूमुलेट करने की पावर इनमें होती है। इसके बाद में एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली अगर बात की जाए तो जो आर्बस्कुलर फंजाई होते हैं, क्योंकि आर्बस्कुल्स जब बनेंगे तो उनके अंदर आर्बस्कुलर फंजाई होंगे, और मेनली जो आर्बस्क्यूल्स बनाने वाली फंजाई होती है ये ग्लोमेरुमाइकोटा से बिलोंग करती है, ग्लोमेरुमाइकोटा से बिलोंग करते हैं। और इनके लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जब सिम्बायोसिस करती हैं तो ये ग्लोमेटिन प्रोड्यूस करती हैं, प्रोड्यूस ग्लोमेटिन, ग्लोमेटिन को सीक्रेट किया जाता है, और ग्लोमेटिन अपने आप में एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन एच कार्बन सोर्स। तो कार्बन का सोर्स है और कार्बन के सोर्स के रूप में ग्लोमेटिन को सीक्रेट किया जाता है, लेकिन ये गैस केवल कहाँ काम करता है, आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा का मैटर है कि आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा ग्लोमेटिन को सीक्रेट करते हैं, और ग्लोमेटिन बाय नेचर कार्बन कंटेनिंग प्रोटीन है, तो आप इसको कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोल सकते हो कि ये ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करते हैं। ऐसे ही जो एरिकोइड माइक्रोराइजा होते हैं, जो एरिकेसी के मेंबर्स में होते हैं तो अपन एरिकोइड बोलते हैं, एरिकोइड माइक्रोराइजा। उनकी खास बात ये है कि उनमें सेप्रोफिटिक एबिलिटीज पाई जाती हैं,
सैप्रोफिटिक एबिलिटीज, कि वो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनसे भी अपना फूड यानी कि जो कार्बन सोर्स है उसके रूप में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को भी वो यूज कर सकते हैं, कि वो पौधे की जड़ों से भी कार्बन ले सकती हैं, कार्बोहाइड्रेट, और डेड मैटर से भी अपना फूड है वो ले सकती है। इसी प्रकार से जो ऑर्किड्स होते हैं, ऑर्किड्स में आपको ध्यान रखना है कि ऑल ऑर्किड्स हैव माइक्रोराइजा इन देयर लाइफ साइकिल। ऑर्किड्स की लाइफ साइकिल में कभी ना कभी किसी न किसी फेज में माइक्रोराइजा जरूर होता है। ऑर्किड्स माइक्रोराइजा को लेकर के बहुत स्पेशल है, ठीक है। और ऑर्किड्स के अंदर मेनली जो फंगस होता है, या यहाँ पे जो फंजाई मेनली होते हैं, मैन फंगस, वो होते हैं बेसिडियोमाइसीट के मेंबर, बेसिडियोमाइसीट मेंबर। और यहाँ एक स्पेशल चीज बनती है कि बेसिडियोमाइसीट जो फंजाई हैं वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो माइसीलियम होता है इनका, माइसीलियम फॉर्म्स ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर, के कुंडलित संरचना बनाता है, और इसको अपन बोलते हैं पेलोटॉन्स। तो पेलोटॉन्स एक स्पेशल टर्म हो गया कि पेलोटॉन्स भी आपको माइक्रोराइजा में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका कनेक्शन ऑर्किड्स की माइक्रोराइजा से है। और ऑर्किड्स के अंदर जो जड़ें हवा में लटकती हैं, उन हैंगिंग रूट्स के अंदर फंगस की कोल्ड स्ट्रक्चर्स होती है, उनका नाम पेलोटॉन्स होता है। इसके बाद में कुछ और चीज़ों पे अपन चलते हैं, और इसके बाद में हम देख सकते हैं कि माइक्रोराइजा से रेजिस्टेंस प्राप्त होता है, रेजिस्टेंस टू रूट। माइक्रोराइजल एसोसिएशन के बाद में जड़ों को कई सारे रेजिस्टेंस प्राप्त होते हैं, जिनमें एक तो डिजीज रेजिस्टेंस है, डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्राप्त होता है। ऐसे जो ड्रॉथ है, पानी की जो कमी होती है, ड्रॉथ के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। ऐसे जो सैलिनिटी है, सॉइल में जो लवणों की सांद्रता होती है बढ़ी हुई, उसको अपन सैलिनिटी बोलते हैं। तो सैलिनिटी से भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है, यानी कि माइक्रोराइजा प्लांट्स को फॉस्फेट तो देता ही है, उसके अलावा जो डिजीज है यानी कि पैथोजेनिक जो फंजाई होते हैं उनसे बचाता है, ड्रॉथ से बचाता है, सैलिनिटी जो स्ट्रेस है उससे भी बचाता है, और इवन इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी प्राप्त होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो डिफरेंट प्रकार के जो रेजिस्टेंस है कि माइक्रोराइजा के आने के बाद में जड़ों को और भी फायदे होते हैं, जिसमें डिजीज कम होना है, ड्रॉथ का प्रभाव कम आना, ऐसे आएंगे। और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ओलिगोट्रॉफ। ओलिगो का मतलब कुछ एक होता है, और ओलिगोट्रॉफ का मतलब हो जाएगा कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन यानी कि नंबर को बढ़ाना, कोलोनाइजेशन ऑफ बैरन सॉइल, कि जो बिना लाइफ की जो सॉइल होती है, इसमें पहले से कोई प्लांट्स नहीं है, बैरन सॉइल जो होते हैं, जैसे बैरन रॉक्स होते हैं वैसे बैरन सॉइल, उसको कॉलोनाइज करने के अंदर माइक्रोराइजा है, ये बहुत बड़ा हेल्पफुल पॉइंट होता है। तो पायोनियर जो स्पीसीज है उनका पार्ट होता है। पायोनियर प्लांट्स के अंदर ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिल जाएगा।
इसके बाद में हम और पॉइंट्स पे चले तो अगर एंजियोस्पर्म्स की बात की जाए तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर डाइकोट्स के कंपैरिजन के अंदर डाइकोट्स में कम होते हैं। डाइकोट्स से ज़्यादा माइकोराइजा हैं वो मोनोकोट्स में पाए जाते हैं। मोनोकोट्स के अंदर मेनली अपने जो क्रॉप्स होते हैं सीरियल क्रॉप्स उनके अंदर माइकोराइजा एक बहुत ही कॉमन फीचर होती है कि फंगल एसोसिएशन से वो काफ़ी ज़्यादा फॉस्फेट को एब्जॉर्ब कर पाती है। कंपटीशन एग्जाम से ही आप ध्यान दे सकते हैं phosphate deficiency in soil, phosphate deficiency in soil। अगर सोइल में फॉस्फेट की कमी हो जाती है तो इससे माइकोराइजा फॉर्मेशन बढ़ता है। इंड्यूस माइकोराइजा फॉर्मेशन। इंड्यूस माइकोराइजा फॉर्मेशन तो सॉइल में फॉस्फेट कम होने पे प्लांट्स की जड़ों के साथ फंगस का जो एसोसिएशन है वो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे आप इसमें एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर सकते हैं और वो मैटर रहेगा मदर ट्री। मदर ट्री की जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट जो है दिस इज सुजैन सिमार्ड। सुजैन सिमार्ड के द्वारा दी गई है और इनके अकॉर्डिंग किसी भी फॉरेस्ट का जो सबसे बड़ा ट्री होता है लार्जेस्ट ट्री ऑफ ए फॉरेस्ट, तो किसी भी फॉरेस्ट का कोई एरिया हो वहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्री होता है उसको अपन मदर ट्री बोलते हैं। और मदर ट्री बोलने के पीछे जो कारण होता है वो होता है कि ये सेंट्रल हब होता है, सेंट्रल हब ऑफ माइकोराइजा। कि माइकोराइजा का सबसे बड़ा जो स्टोरेज होता है किसी भी फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा प्रकार के जो माइकोराइजा हैं वो जिस ट्री के साथ में होते हैं वो मदर ट्री कहलाता है। और मदर ट्री उस एरिया का सबसे बड़ा ट्री होता है। तो जितना बड़ा ट्री होता है उसके साथ उतने ज़्यादा माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं और वो उतना बड़ा हब होता है, यानी कि उतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसके पास माइकोराइजा का। तो माइकोराइजा एक स्पेशल पॉइंट हो जाता है कि फॉस्फोरस जो कि एक स्पेसिफिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है उसको जड़ों से सोखना, जब डिप्लीशन जोन के सारे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं डिप्लीशन जोन से बाहर तो जड़ें जा ही नहीं सकती, तो वहाँ फंगस सरफेस एरिया बढ़ाता है, डिप्लीशन जोन बढ़ाता है और ज़्यादा दूरी तक के जो मिनरल्स हैं वो पौधा फंगस की वजह से ले पाता है। और एक्सचेंज के अंदर प्लांट की जड़ें हैं वो फंगस को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कराती हैं और फिर एक जो एसोसिएशन है ये एसोसिएशन एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप के रूप में प्लांट के लिए और फंगस के लिए हेल्पफुल हो जाता है। एक चीज़ आप इसमें और ऐड करेंगे यहाँ पे कि वन इज द क्रूसीफेरी, कि जो क्रूसीफेरस प्लांट्स होते हैं जैसे कि सरसों है उनके अंदर माइकोराइजा देखने को नहीं मिलेगा, नो माइकोराइजा। तो मेनली डाइकोट्स के अंदर माइकोराइजा मिल जाते हैं, मोनोकोट्स में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो क्रूसीफेरस प्लांट्स हैं इनमें माइकोराइजा हमें देखने को नहीं मिलेगा। और
काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि क्रूसीफर प्लांट्स के अंदर हमें एक दूसरी चीज़ देखने को मिलती है, और वो होते हैं हमारे पैरासिटिक प्लांट्स। कि क्रूसीफेरस प्लांट्स की जो जड़ें हैं उनके साथ पैरासिटिक प्लांट्स हैं वो एसोसिएट होते हैं, जैसे कि हमारा ओरोबैंकी है, ओरोबैंकी कैरनुआ, जिसको हिंदी के अंदर मरगोजा बोला जाता है। तो ओरोबैंकी एक पैरासिटिक प्लांट है ना, रूट पैरासिटिक प्लांट है, जड़ों के साथ में सिम्बायोटिक है, लेकिन वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव नहीं है। तो क्रूसीफर प्लांट्स हैं वो अपनी जड़ों के साथ में पैरासिटिक रिलेशन वाले मेंबर्स रखते हैं, वहाँ पे फंगस नहीं होती है। तो माइक्रोराइजा के हिसाब से ध्यान देंगे तो क्रूसीफर्स में माइक्रोराइजा अब्सेंट है, और पैरासिटिक प्लांट के हिसाब से वो मैटर अलग हो जाता है कि वो फंगस के साथ में नहीं, वो पैरासिटिक प्लांट्स हैं इनके साथ में एक नेगेटिव रिलेशन के अंदर होते हैं। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने लिए जो माइक्रोराइजा टॉपिक को काफ़ी एंगल से कवर कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं वहाँ पे ट्रम बेस्ड या टॉपिक बेस्ड या एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आई होप ये जो हमारी क्लास थी आज की ये काफ़ी यूनिक रही है इस मैटर के रिगार्डिंग, कि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो वहाँ के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो इससे कवर हो जाएंगे, चाहे वो डाइवर्सिटी का हो, चाहे वो इकोलॉजी का हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का हो, स्पीशीज इंट्रैक्शन का हो, और चाहे वो अपन बात करें तो प्लांट फ्यूजो से मिनरल अपटेक का क्यों ना हो। तो काफ़ी सारे एंगल से हमने माइक्रोराइजा को जोड़ने की कोशिश की, और आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आगे के और टॉपिक्स से भी आपको कंप्लीट फ़ायदा मिलता रहे तो आप इस सीरीज़ के साथ में जुड़े रहिए, और उम्मीद है कि आपको डेफिनेट सक्सेस मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक आप सभी को।